हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। जो आपको हजारों रुपए के कोर्सेज में भी नहीं सीखने को मिलेगा, वो आपको इस कोर्स से सीखने को मिलने वाला है। अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हो तो इस कोर्स के बाद आप हर एक स्टॉक को खुद से एनालाइज कर पाओगे और इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। इस कोर्स में हम आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आप इस कोर्स में सीखेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है, हमें स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न मिल सकता है, क्यों मोस्टली न्यू इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में लॉस उठाते हैं। इस कोर्स के थ्रू आपको जो भी बताया और सिखाया जाएगा उसे आप नोट करें और अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आप जान सकें कि एक अच्छे स्टॉक में हमें क्या क्या चीजें चेक करनी होती है और किन्हें अवॉइड करना होता है। हम इस कोर्स में आपको स्टॉक मार्केट की 50+ टर्म्स समझाएंगे जिन्हें इन्वेस्ट करने से पहले जानना जरूरी है। देन हम जानेंगे वैल्यूएशन रेशो जैसे पीई रेशो और पीबी रेशो। देन हम जानेंगे प्रोफिटेबिलिटी रेशो जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल और रिटर्न ऑन एसेट्स। देन हम जानेंगे बेसिक लेवरेज रेशो जैसे डेट ऑन इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। साथ ही साथ इसी कोर्स में ही हम सीखेंगे पोर्टफोलियो डिजाइन, एसेट एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं या फिर आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या फिर बहुत कम नॉलेज है, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स होने वाला है। हम आपको बेसिक से एडवांस तक सभी चीजें सिखाएंगे, बस आप पेशेंसली सीखते रहें और अपने डाउट साथ ही साथ कमेंट करते रहें ताकि डाउट्स को सेपरेट वीडियोस में क्लियर कर सकें। याद रहे, हम इस कोर्स में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, इसलिए ये कोर्स काफी पार्ट्स में होने वाला है। बस आपको पेशेंसली हर क्लास को अटेंड करना है और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। इस कोर्स को बनाने का हमारा मोटिव है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकें, इसलिए इस कोर्स को बिल्कुल फ्री रखा गया है। और हम आपसे वादा करते हैं इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक लेवल पर बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इन्वेस्ट हम बेसिकली अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाने और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, हम अपना पैसा बैंक्स में भी तो रख सकते हैं, जो ज्यादा सिक्योर ऑप्शन है। हाँ, रख सकते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से टाइम के साथ साथ उस रखे हुए पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज से 10 साल पहले 50,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में डाले ताकि आप अपने लड़के को स्प्लेंडर बाइक दिला सकें। 2013 में स्प्लेंडर बाइक का प्राइस लगभग 50,000 रुपए था, लेकिन जब आज आपका लड़का बड़ा हो गया है और उसे बाइक की जरूरत है, तो उस बाइक का प्राइस बढ़कर 85,000 रुपए हो चुका है और आपके बैंक में रखे आपके 50,000 रुपए अभी तक सिर्फ 60,000 रुपए ही हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर लगभग 6 to 7% है और बैंक से हमें सिर्फ 2 से 3% रिटर्न ही मिलता है। इसलिए बैंक्स में रखा पैसा वैल्यू वाइज कम होता जाता है। इसलिए इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी हो जाती है ताकि आपके पैसों की वैल्यू बढ़े और इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। अब हमें ये तो मालूम है कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, लेकिन अब इन्वेस्ट कहाँ करें। इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बैंक एफडी हमारे दिमाग में आने वाली सबसे पहली चीज है और बैंक एफडी को सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जहां से आपको 6 to 7% रिटर्न मिल जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट भी लगभग 6 to 7% के पास ही है। इस तरह एफडी से पैसा सेव तो होगा लेकिन ग्रो नहीं होगा। एफडी से सिर्फ आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। एफडी के बाद सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जहां से आपको 7 to 8% रिटर्न्स मिल जाते हैं, जो इन्फ्लेशन से लिटिल बिट एक्स्ट्रा भी है। देन आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जहां से आपको 7 to 8% के रिटर्न मिलते हैं। देन आता है गोल्ड, जहां से आपको 9 to 10% रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट ही वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो आप स्टॉक मार्केट से 12 to 20% के रिटर्न आसानी से कमा सकते हैं। यही वो प्लेस है जहां आपका पैसा बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकता है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो मेनली हमारे 2 एम्स होने चाहिए। फर्स्ट, इन्फ्लेशन को बीट करना, सेकंड, अपनी वेल्थ को ग्रो करना। जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको ये याद रखना चाहिए कि आप सिर्फ एक स्टॉक नहीं खरीद रहे, बेसिकली आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेस से पैसा कमाने में टाइम लगता है। इनफैक्ट शेयर का मतलब ही यही होता है कि किसी पब्लिक ट्रेड कंपनी में आपकी हिस्सेदारी कितने % है, यानी किसी कंपनी के शेयर खरीद कर आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। ऐसे आप उस कंपनी की प्रोग्रेस और ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। अब कंपनी जितना भी प्रॉफिट बनाएगी उससे आपको भी हिस्सा दिया जाएगा। इसलिए शेयर्स खरीदने के बाद अगर शेयर्स का प्राइस थोड़ा बहुत गिरता है या थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो आपको सिर्फ थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है कि आखिर शेयर का प्राइस गिर क्यों रहा है या बढ़ क्यों रहा है। अब रिसर्च कैसे की जाती है ये हम आपको आने वाली क्लासेस में सिखाएंगे।
अगर आप अच्छे से रिसर्च करने के बाद स्टॉक्स को बाय और सेल करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में आराम से 12 to 20% तक रिटर्न बना सकते हैं। और अगर हर साल ये पैसा कंपाउंड होता रहता है तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आप सिर्फ कुछ हजार रुपए इन्वेस्ट करके भी करोड़पति बन सकते हैं। ये इस कोर्स का फर्स्ट लेसन है, इसलिए हमने इसको काफी सिंपल रखा है ताकि वे लोग भी जो स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते वे भी इसे आसानी से समझ सकें। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट ये भी एक नॉर्मल मार्केट जैसा ही है जहाँ पर आप चीजें खरीदते और बेचते हैं। बस फर्क इतना है यहाँ पर शेयर्स में बाइंग और सेलिंग होती है। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। अब जानते हैं हमें स्टॉक मार्केट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। इसको हम एक एग्जाम्पल से इजिली समझ सकते हैं। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपने अपनी कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड रखा। आपका बिजनेस आइडिया काफी यूनिक था जिस वजह से आपका बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल भी है और आपको हर साल उस कंपनी से 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होने लगा है। अब आपको लगने लगा है कि आपका बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है तो आपको अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंड करना चाहिए और इस एक्सपेंशन के लिए आपको 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब इतने पैसे तो आपके पास है नहीं और आप लोन भी लेना नहीं चाहते क्योंकि लोन पर अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन खुला रहता है कि आप अपनी कंपनी की कुछ ओनरशिप शेयर्स के रूप में सेल कर पब्लिक से पैसा लें। बट अब प्रॉब्लम आती है, इतनी बड़ी अमाउंट आप 1-2 इन्वेस्टर्स से रेज नहीं कर सकते। अगर आपको इतनी बड़ी अमाउंट रेज करनी है तो आपको मल्टीपल इन्वेस्टर्स चाहिए और आपको इतने सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। अगर कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे अपना IPO निकालना होता है। अब ये IPO क्या होता है? IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक्चुअल में जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम सेल करती है, यही होता है IPO। शेयर मार्केट में IPO लिस्ट करने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती, वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा भी लग जाता है। कंपनीज बहुत से कारणों से IPOs लाती हैं, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन, पुराने लोन्स को चुकाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स को लाने के लिए या किसी दूसरी कंपनी को बाय करने के लिए। अब जानते हैं कंपनीज कैसे IPO लाती हैं। जब कोई कंपनी IPO लाती है तो उसे डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कंपनीज की हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स एक्सेट्रा। इस डॉक्यूमेंट को DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। कंपनी DRHP को सेबी के पास सबमिट करती हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक वैसे जैसे RBI बैंक्स को रेगुलेट करता है। सेबी कंपनी के DRHP को रिव्यू करती है और शेयर मार्केट में लाने की परमिशन देती है। परमिशन मिलने के बाद कंपनी IPO लाने को तैयार हो जाती है। IPO लाना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए कंपनीज इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज के साथ मिलकर IPOs का सारा प्लान्स बनाती हैं। उसके बाद IPO को पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। IPO मिनिमम 3 डेज एंड मैक्स 10 डेज ओपन रहता है। इस पीरियड को हम IPO का इशू पीरियड कहते हैं। अगर हमें IPO में इन्वेस्ट करना है तो इसी इशू पीरियड में ही अप्लाई करना होगा। IPO में हम कंपनी के शेयर्स को 1-2 करके नहीं खरीद सकते, इसमें हमें शेयर्स के लॉट्स को बाय करना होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है कि हमने IPO में अप्लाई किया है तो हमें शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लो हमने 2 लॉट्स बाय किए तो अब हो सकता है कि हमें एक ही लॉट मिले या एक भी ना मिले। ऐसा इसलिए होता है, अक्सर कंपनियां जितने लॉट्स IPOs में लाती हैं उससे कई गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में सभी को लॉट्स तो नहीं मिल सकते। जिन लोगों को लॉट्स मिल जाते हैं अलॉटमेंट डेट को उन्हें कंफर्मेशन मिल जाती है और जिन लोगों को नहीं मिल पाते अलॉटमेंट डेट से नेक्स्ट डे उनको रिफंड कर दिया जाता है। अब जिनको लॉट्स मिले हैं लिस्टिंग डेट को उनके शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अब जिन इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिले हैं उनमें से कुछ इन्वेस्टर्स को पैसों की अर्जेंट नीड है। अब कंपनी तो उनसे शेयर्स वापस लेगी नहीं क्योंकि कंपनी ने तो सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया है, तो ऐसे में भी शेयर मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन भी इन्वेस्टर्स को IPO के टाइम पर शेयर्स मिले हैं वो भी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब जानते हैं कंपनीज के शेयर्स से इन्वेस्टर्स को कैसे फायदा होता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी समझा था कि अगर आप किसी कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर वो कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी तो उसका रिवेन्यू और प्रॉफिट और इंक्रीज होंगे
और क्योंकि आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, यानी भले ही कुछ पार्ट से क्यों ना हो, लेकिन एक तरह से आप उस कंपनी के ओनर हैं और जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे उसके शेयर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। और हम जानते हैं जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, और जब किसी शेयर की डिमांड बढ़ती है तो और ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो ऐसे जो शेयर्स आपने खरीद रखे होंगे उनकी प्राइस भी बढ़ेगी। अब मान लो आपने एक शेयर 100 रुपये का खरीद रखा है और उसका शेयर प्राइस बढ़कर 110 रुपये हो जाता है, तो ऐसे में आपको पर शेयर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं तो ऐसे आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होता है। इसके अलावा कंपनी अपनी इनकम का कुछ पार्ट डिविडेंड के रूप में भी देती है, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पैसिव इनकम सोर्स भी बन जाता है। बट मेनली इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और उन्हें प्रॉफिट होगा। लेकिन अब सवाल आता है, अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना ही आसान है तो लोग स्टॉक मार्केट से लॉस कैसे उठाते हैं? स्टॉक मार्केट में लॉस का सबसे बड़ा रीज़न है ज़्यादा लालच करना, क्योंकि आजकल लोग स्टॉक मार्केट में ये सोचकर आते हैं कि उनका पैसा रातों रात डबल हो जाएगा, और उन्हें लगता है कि अगर कोई शेयर 1000 रुपीज़ का है तो उसकी प्राइस 2000 रुपीज़ होने में बहुत टाइम ले लेगी, जबकि कोई शेयर 10 रुपये वाला है तो वो बहुत जल्द 20 रुपये में बदल जाएगा। और ऐसा लोग समझते हैं और पेनी स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। अब सवाल आता है कि ये पेनी स्टॉक्स क्या हैं? जब भी कोई इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू करता है तो उस न्यू इन्वेस्टर को पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता ये शेयर्स इतना सस्ता क्यों है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है भी या नहीं। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। पेनी स्टॉक्स किन्हें कहते हैं? पेनी स्टॉक्स की कोई डेफिनेशन तो नहीं है। हाँ, एक आम भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन शेयर्स का प्राइस 20-25 रुपए से कम हो वे पेनी स्टॉक्स होते हैं। पेनी स्टॉक्स को भंगार शेयर या चवन्नी शेयर भी कहते हैं। ये शेयर्स इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स देने के लिए जाने जाते हैं, साथ ही बहुत से लोगों को बर्बाद करने के लिए भी ये पेनी स्टॉक्स बदनाम हैं, क्योंकि इन शेयर्स में लिक्विडिटी कम होती है और इन्हें आसानी से मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। बहुत से इन्वेस्टर्स ये सोचकर पेनी स्टॉक्स बाय करते हैं कि अगर मैं 50,000 रुपीज़ में 1000 रुपीज़ वाला शेयर बाय कर सकता हूँ तो मुझे सिर्फ 50 शेयर्स ही मिलेंगे, और अगर मैं 5 रुपये वाला कोई पेनी स्टॉक्स बाय करूँगा तो मुझे 10,000 शेयर्स मिलेंगे, और अगर 5 रुपये वाले शेयर का प्राइस 8-10 रुपये भी बढ़ गया तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये अप्रोच बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि मोस्टली पेनी स्टॉक्स घटिया होते हैं। लेकिन यहाँ मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई स्टॉक महंगा है तो अच्छा है, कोई स्टॉक अच्छा है या नहीं, ये कंपनी और कंपनी के फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो ये जरूर चेक कर लें कि स्टॉक पेनी स्टॉक क्यों है। तो इसके लिए आप कंपनी का बैकग्राउंड, फंडामेंटल्स और प्रोडक्ट्स चेक करें कि आखिर कंपनी करती क्या है और फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म करेगी, ये जरूर चेक करें। कुछ पेनी स्टॉक्स तो ऐसे भी हैं, अगर आपने इन्हें बाय कर लिया तो आप उन्हें सेल नहीं कर पाओगे, आपको कोई बायर्स ही नहीं मिलेगा। तो ट्रेडिंग करते हुए आपको स्टॉक्स की लिक्विडिटी पर भी ध्यान देना होगा। कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को एक बड़ी सी अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स को मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राकेश झुनझुनवाला ने ईयर 2002 में टाइटन कंपनी के शेयर्स 4-5 रुपीज पर शेयर से खरीदे थे, और आज टाइटन एक बहुत बड़ी कंपनी है, आज जिसके एक सिंगल शेयर का प्राइस 2966 रुपीज है। यानी टाइटन कंपनी के पेनी शेयर ने 700 टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपने साल 2002 में 50,000 रुपये टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो उस समय पर आपको लगभग 11,000 शेयर्स मिलते, और ईयर 2011 में टाइटन कंपनी ने शेयर्स को स्प्लिट किया, जिसमें 10:1 रेशो के हिसाब से शेयर्स दिए गए, तो तब आपके पास शेयर्स हो जाते 12,100 शेयर, और आज जिनकी वैल्यू होती लगभग 3,58,00,000 रुपए, यानी आपके 50,000 रुपए 700 गुना बढ़ जाते। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, सभी पेनी स्टॉक्स मल्टी बैगर नहीं निकलते। एक अच्छा पेनी स्टॉक्स ढूंढने का मतलब है रेत के ढेर में सुई को ढूंढना। मोस्टली पेनी स्टॉक कंपनीज बहुत ही छोटी कंपनी होती हैं, जिसकी वजह से उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए उनको एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम है। पेनी स्टॉक्स की प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन और लिक्विडिटी कम होने के कारण इन स्टॉक्स में इलीगल एक्टिविटीज जैसे
पंप्स एंड डंप्स स्कैम्स चलते रहते हैं। बहुत कम पेनी स्टॉक्स के पास हाई रिटर्न्स देने का पोटेंशियल होता है और ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स तो ऐसे होते हैं जहां पर आप अपनी सारी वेल्थ गंवा दोगे। अगर कोई अच्छी कंपनी है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको लास्ट में ही पता चलेगी, क्योंकि आपके ना तो कोई कंपनी से कॉन्टैक्ट है, ना किसी ब्रोकर से कॉन्टैक्ट है, ना किसी बैंकर से। तो कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी मल्टी बैगर है या नहीं? आपको सिर्फ वही पता चलेगा जो गलत लोग आप तक पहुंचाकर आप पर डंप करना चाहते हैं। अगर आपको किसी पेनी स्टॉक का पता चल रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, वो आपको सही तरीके से नहीं मिली है। अगर आपको सिर्फ 2 महीने में ही करोड़पति बनना है तो फिर इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है। अगर तुम यही माइंडसेट लेकर मार्केट में आओगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लॉस ही होगा। तो इसलिए अगर आप न्यू हैं तो आपको स्टॉक मार्केट को एटलीस्ट 1 साल तो देना ही है, जिससे आप इस मार्केट को कम्प्लीटली समझ पाएं। तब तक आप अच्छे से सीखें और सेफ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें। और जब आप अच्छे से सीख लेते हैं तो उसके बाद ही रिस्की स्टॉक्स में पैसा लगाएं। इसके साथ ही अगर आप इन्वेस्टिंग करने के लिए आए हैं तो आपको मार्केट में पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हमेशा याद रखना एक बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे ग्रो करने के लिए टाइम दीजिए। मार्केट आपको कभी भी इंस्टेंटली रिवॉर्ड नहीं देगा, इसलिए अगर आप में पेशेंस कम है तो पहले आप अपना पेशेंस बिल्ड करें, क्योंकि मार्केट में हमेशा बिग रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में आते हैं। फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंस टू द पेशेंस। क्योंकि कुछ स्टॉक्स तो ऐसे होते हैं जो 4-5 सालों तक भी नहीं बढ़ते और फिर 1 साल में ही उनकी वैल्यू डबल या ट्रिपल हो जाती है, और ये साल कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। और जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं होता वो लोग उस शेयर को पहले ही बेचकर निकल चुके होते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश ये शेयर हमने तब ना बेचा होता। स्टॉक मार्केट में लॉस करने का एक दूसरा रीजन है लेवरेज यानी लोन। मोस्टली न्यू इन्वेस्टर्स तभी शेयर मार्केट में आते हैं जब मार्केट पॉजिटिव या ओवर वैल्यूड चल रहा होता है और उनको लगता है उनके पैसे इसमें डबल या ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि जब मार्केट पॉजिटिव चल रहा होता है तो उनको प्रॉफिट भी होता रहता है और वे लोग लालच में आकर लोन लेकर भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। और जब एक बार लॉस होता है तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी जिसमें उड़ीसा के रहने वाले संतोष कुमार, जो कि पेशे से एक क्लर्क थे, उन्होंने 30 लाख रुपए का लोन लिया और स्टॉक मार्केट में लगा दिए और फिर उन्हें स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे 30 लाख रुपए का लॉस हो गया और उन्होंने उसके बाद सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था, जिसमें संतोष ने लिखा था, अगर कोई पैसे मांगने आए तो उसका नाम लिख लेना और 2 साल बाद उसको पैसे लौटा देना, और हाँ, कभी भी मेरी तरह लोन मत लेना। मेरे जाने के बाद भी तुम्हें 30,000 रुपए महीना आते रहेंगे। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में संतोष को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो लाइफ में हमेशा ये बात याद रखना, ये बेसिक मिस्टेक्स कभी नहीं करनी है। हमेशा रिसर्च के बाद ही स्टॉक्स खरीदना है। अगर आप अच्छे से रिसर्च के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो बिना किसी टेंशन के स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाओगे। अब तक आप स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे जुड़े रिस्क को समझ चुके होंगे। अब जानते हैं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट यानी डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। जैसे बैंक में पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है, वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स रखे जाते हैं। आप चाहें तो अपना डीमैट अकाउंट बैंक्स, ब्रोकर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू घर बैठे ही खुलवा सकते हैं। इंडिया के टॉप लीडिंग प्लेटफॉर्म्स कुछ इस तरह से हैं। जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं उसके बाद आप शेयर्स इजीली खरीद सकते हैं, और जब आप शेयर खरीद लेते हैं तो वो शेयर उस टाइम पर आपके ब्रोकर अकाउंट में दिखाई तो देता है, लेकिन उस टाइम वो आपकी पोजीशन में होता है और बाय करने के 1 दिन बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में आता है। मतलब अगर आप मंडे को स्टॉक बाय करते हो तो भले ही वो आपको आपकी पोजीशन में दिखाई देगा, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में वो ट्यूसडे तक ही आएगा। अब सवाल आता है कि अगर कभी आपका ब्रोकर ही भाग जाए तो क्या आपका सारा पैसा डूब जाएगा? तो इसके लिए अगर कभी आपका ब्रोकर भाग जाए तो ऐसे में आपके स्टॉक सेफ रहें, इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 डिपॉजिटरी बना रखी हैं जो एज ए बैंकर आपके लिए वर्क करती हैं, और सभी डीमैट अकाउंट्स डिपॉजिटरी के अंडर ही आते हैं। और इंडिया में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL। अगर आपके डीमैट अकाउंट के नंबर में सिर्फ डिजिट्स हैं तो वो CDSL अकाउंट है, और अगर उसमें लेटर्स हैं तो वो NSDL अकाउंट है। और आपके जो भी स्टॉक्स हैं आप उन्हें किसी भी डीमैट अकाउंट से खरीदें, वो इन्हीं दोनों में से किसी एक डिपॉजिटरी के पास ही रहते हैं।
तो आप बिना किसी टेंशन के इस तरह से स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लगभग हर एक न्यू इन्वेस्टर के मन में आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम कितने रुपए चाहिए। वैसे तो आप 100 रुपए से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इससे आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा और आपको कुछ खास फायदा भी नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप कम से कम 1000 या 2000 रुपए से इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो भी आप स्टार्टिंग में 5000 या 10,000 रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि शुरुआत में आप सीख रहे हैं तो ऐसे में हो सकता है आप कोई गलती कर दें। तो शुरू में बस सीखने के पर्पज से ही इन्वेस्ट करें और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना लॉस होने पर आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है जो सभी न्यू इन्वेस्टर्स के मन में आता ही है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न कमा सकते हैं। तो आपने एक फेमस लाइन सुनी होगी, स्टॉक मार्केट वो कुआं है जिससे पूरे देश की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जिससे आप जितना मर्जी उतना पैसा निकाल लो और पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ 1000 रुपए से शुरुआत करके हजारों करोड़ रुपए भी कमाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लाखों करोड़ों रुपए डुबाए भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप शुरुआत में निफ्टी की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और एक अच्छा 10 to 12% का रिटर्न अचीव कर सकते हैं। निफ्टी में लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज ज्यादा स्टेबल होती हैं तो यहाँ पर रिस्क बहुत कम रहता है, लेकिन रिटर्न भी कम ही मिलता है। लेकिन ये कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाती हैं। अगर आप शुरुआत में ऐसी ही लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जैसे जैसे टाइम के साथ आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप ज्यादा रिस्क लेकर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है, आपको पेशेंस रखकर अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना होगा और तभी आप इन्वेस्टिंग में एडवांस लेवल तक पहुंच पाएंगे। गाइज, सबसे पहले जानते हैं क्या शेयर्स और स्टॉक्स दोनों एक हैं? तो इसका आंसर है नहीं। शेयर्स और स्टॉक दोनों ही अलग अलग हैं। जहां शेयर किसी कंपनी की सिर्फ एक यूनिट है, जबकि वहीं पूरी कंपनी को स्टॉक कहते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 अलग अलग कंपनीज के 10-10 शेयर्स हैं। मतलब ए लिमिटेड कंपनी के 10 शेयर, बी लिमिटेड कंपनी के 10 शेयर, सी लिमिटेड कंपनी के 10 शेयर, डी लिमिटेड कंपनी के 10 शेयर और ई लिमिटेड कंपनी के भी 10 शेयर्स हैं। तो इस कंडीशन में मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने स्टॉक्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपका आंसर है 50 तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए कि मेरे पास 5 स्टॉक्स हैं। जब आप कहते हैं कि मेरे पास 5 स्टॉक्स हैं तो सुनने वाला ये समझ जाता है कि इसके पास 5 अलग अलग कंपनीज के स्टॉक हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, तब भी उसका आंसर 50 नहीं होगा। तब भी आप कहेंगे मेरे पास ए लिमिटेड कंपनी के 10 शेयर्स हैं और बी लिमिटेड कंपनी के भी 10 शेयर्स हैं। सभी कंपनीज के शेयर्स को आप एक साथ जोड़कर नहीं बताएंगे। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि शेयर और स्टॉक क्या है और इनके बीच क्या डिफरेंस है। अब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है जहां से पूरे स्टॉक मार्केट को ऑपरेट किया जाता है। यहीं पर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जानते हैं ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट क्या होता है। क्या ये दोनों सेम है? तो इसका आंसर है नहीं। डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं, बल्कि ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। क्योंकि ये दोनों अकाउंट एक साथ ही खुलते हैं तो इन दोनों अकाउंट्स को आप अलग अलग नहीं खुलवा सकते, इसलिए जनरली ट्रेडिंग अकाउंट को भी डीमेट अकाउंट ही बोल दिया जाता है। वैसे ये दोनों अलग अलग ही हैं। अब जानते हैं सेबी क्या है। सेबी जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक वैसे जैसे RBI सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है। अब जानते हैं सेबी एक्चुअल में करती क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पर डेली करोड़ों शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए की ट्रेडिंग होती है। ऐसे में कोई ना कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इस बात का ध्यान रखे कि ये सारी जो प्रोसेस है वो एकदम सही तरीके से चले और फेयर रहे, और साथ ही स्टॉक मार्केट में कोई स्कैम ना हो। अब जानते हैं पोर्टफोलियो क्या है। जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आप डिफरेंट टाइप की कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते हो और आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हो। तो जनरल लैंग्वेज में पोर्टफोलियो का मतलब भी यही होता है, आपके द्वारा बाय की गई डिफरेंट टाइप की यूनिट्स और स्टॉक्स का कलेक्शन। एक तरह से पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का बायोडाटा है, जिससे पता चलता है कि इस इन्वेस्टर ने अब तक कौन कौन से शेयर्स बाय किए हैं। अब जानते हैं हमें शेयर्स खरीदकर कैसे फायदा होता है।
हमें प्रॉफिट तब होगा जब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है, और उस कंपनी को प्रॉफिट तब होगा जब वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेगी। सामान बेचने से कंपनी के पास जो पैसा आता है उसे सेल्स कहते हैं और इसे ही रिवेन्यू कहा जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि XYZ कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की सेल की है, तो यानी उसने 100 करोड़ रुपए का सामान बेचा है। और अगर मैं कहूँ कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की सेल की है। अब जो 100 करोड़ रुपए का सामान कंपनी ने सेल किया है वो सारा उस कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट इससे अलग होता है, क्योंकि अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी का कुछ ना कुछ खर्चा जरूर आता है। कंपनी के उन्हीं खर्चों को एक्सपेंसेस कहते हैं। और जब हम रिवेन्यू से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का असली प्रॉफिट नहीं है। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर कंपनी को सरकार को टैक्स देना होता है। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे नेट प्रॉफिट या पैट कहते हैं। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो कंपनी खुद को टुकड़ों में तोड़ देती है, जिसके एक टुकड़े को हम शेयर कहते हैं। और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इससे कंपनी के एक टुकड़े का जो प्रॉफिट निकलता है उसे EPS यानी अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। यानी कंपनी के एक शेयर का जो प्रॉफिट है उसे अर्निंग पर शेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A लिमिटेड एक कंपनी है जिसके टोटल शेयर 100 करोड़ है और उसे 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इस कंडीशन में उसके एक शेयर का जो प्रॉफिट है वो 1 रुपए है और यही 1 रुपीज ही उसका अर्निंग पर शेयर यानी EPS है। अब जानते हैं सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है उसे सेल्स कहा जाता है। और अगर कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, यानी किसी कंपनी ने पिछले साल 100 करोड़ रुपए का सामान बेचा था और इस साल 150 करोड़ रुपए का सामान बेचा है, तो ऐसे में कंपनी ने 50 करोड़ रुपए की सेल्स बढ़ाई है और इस बढ़ी हुई सेल्स को ही हम सेल्स ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि उस कंपनी की सेल्स बढ़ी है। और ऐसे ही अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो उसको हम प्रॉफिट ग्रोथ कहते हैं। अब हम जानेंगे स्टॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं। स्टॉक्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स। क्योंकि हम पेनी स्टॉक्स के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्लास में हम लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में ही जानेंगे और किसमें कितना रिटर्न है और किसमें कितना रिस्क। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को जानने से पहले हमें मार्केट कैप को समझना होगा। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपीस है तो इसका मतलब है हमें उस कंपनी को बाय करने के लिए 100 करोड़ रुपीस देने होंगे। मार्केट कैप निकालने का फॉर्मूला है मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यानी मार्केट कैप निकालने के लिए हमें उस कंपनी के एक शेयर के प्राइस को कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी XYZ लिमिटेड है जिसके एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज और इस कंपनी के कुल 10 करोड़ शेयर्स हैं, तो इस कंपनी का मार्केट कैप होगा मार्केट कैप इज इक्वल टू प्राइस ऑफ शेयर 10 रुपीज इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़। यानी XYZ लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपीज होगा। अब जानते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज क्या हैं। सेबी ने 2017 में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को डिफाइन किया। इनको मार्केट कैप के बेसिस पर डिवाइड किया गया। ये डिसाइड किया गया कि टॉप 1 से लेकर टॉप 100 तक वाली मार्केट कैप कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाएगा। टॉप 101 से लेकर टॉप 250 तक वाली मार्केट कैप कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहा जाएगा और टॉप 251 और उससे नीचे वाली कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज एक्चुअली में मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइडेड हैं। अगर आप इन तीनों तरह की कंपनीज की पूरी लिस्ट देखना चाहते हो, आप इन पर बेस्ड इंडेक्स देख सकते हो। जैसे लार्ज कैप कंपनीज की पूरी लिस्ट के लिए आप निफ्टी 100 इंडेक्स देख सकते हो। मिड कैप कंपनीज की पूरी लिस्ट के लिए आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स देख सकते हो और स्मॉल कैप कंपनीज की पूरी लिस्ट के लिए आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देख सकते हो। इन सारे इंडेक्स को डिटेल में देखने के लिए आप निफ्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अब जानते हैं किसमें ज्यादा रिटर्न है और किसमें ज्यादा रिस्क। नंबर 1, लार्ज कैप कंपनीज। इन कंपनीज में जनरली रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम होते हैं, क्योंकि ये कंपनीज बहुत ज्यादा बड़ी हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं। लार्ज कैप कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज या ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। लार्ज कैप कंपनीज बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाती, क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी होती हैं और अब इनकी ग्रोथ की स्पीड पहले से बहुत ज्यादा कम हो जाती है।
सेकंड, मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज में रिस्क और रिटर्न दोनों हाई होते हैं। मिड कैप कंपनीज साइज में लार्ज कैप कंपनीज से छोटी होती हैं, इस वजह से इनके ग्रो करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से इनमें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बट मिड कैप कंपनीज के बिजनेस में प्रॉब्लम आने पर इन कंपनीज पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए ये कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज से ज्यादा रिस्की होती हैं। थर्ड, स्मॉल कैप कंपनीज। इन कंपनीज में रिस्क और रिटर्न दोनों बहुत हाई होते हैं। ये कंपनीज बहुत छोटी होती हैं और ये अपने बिजनेस के अर्लीस्ट स्टेज में होती हैं। साइज में छोटा होने की वजह से स्मॉल कैप कंपनीज बहुत तेज स्पीड में ग्रो करती हैं और उतनी ही स्पीड से प्रॉब्लम्स में भी जा सकती हैं। इसलिए हमें कंपनीज के साइज नहीं, फंडामेंटल्स देखकर उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जानते हैं असेट्स क्या हैं। असेट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमें फ्यूचर में कुछ कमा कर दे सके। एक कंपनी के लिए वो सारी चीजें असेट्स हैं जिससे कंपनी को फ्यूचर में मॉनेटरी फायदा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी का कैश बैलेंस, फैक्ट्रीज, ऑफिस फर्नीचर्स, पेटेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। अब जानते हैं लायबिलिटीज क्या हैं। गाइज, एक कंपनी के लिए लायबिलिटीज का मतलब होता है वो सारे पैसे जो कंपनी ने उधार ले रखे हैं, और हर एक कंपनी अपनी लायबिलिटीज को लौटाने के लिए कानूनी रूप से मजबूर होती है। लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। ये वो लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें कंपनी को 1 साल के अंदर चुकाना होता है, जैसे अकाउंट्स पेबल, यानी कंपनी ने जिनसे उधार प्रोडक्ट का सामान ले रखा है उन्हें जो पैसे देने हैं। शॉर्ट टर्म डेट्स यानी वैसे लोन्स जिन्हें कंपनी को 1 साल के अंदर चुकाना होता है। प्रोविजंस यानी वैसी लायबिलिटीज जिनके अमाउंट्स अभी तक फिक्स नहीं है, जैसे इनकम टैक्स। नॉन करंट लायबिलिटीज जिन्हें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं, ये वो लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें कंपनी को 1 साल के अंदर नहीं चुकाना होता, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, पेंशन लायबिलिटीज, यानी कंपनी को अपने रिटायर्ड एम्प्लॉइज को देने वाले पैसे। अब आपको असेट्स और लायबिलिटीज में शायद ही कोई कंफ्यूजन रहा हो। अब जानते हैं, जब कोई कंपनी लोन लेने के लिए बैंक्स के पास जाती है तो उसे कई बार कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो उस गिरवी रखने को फाइनेंशियल टर्म में प्लेज कहते हैं, और जिस चीज को गिरवी रखा जा रहा है उसे कोलेटरल कहते हैं। यहीं से प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। जब कंपनी लोन लेने जाती है जिसके लिए कंपनी को कुछ ना कुछ प्लेज करना पड़ता है, तो मोस्टली केसेस में कंपनी जो चीज प्लेज करती है वो होते हैं उसके शेयर्स। तो इस तरह प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब है कंपनी ने अपने शेयर्स को गिरवी रखा है। अब इस क्लास में आगे जानेंगे शेयर होल्डर किन्हें कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। एक शेयर होल्डर, जिसे आमतौर पर स्टॉक होल्डर भी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति, कंपनी या फर्म हो सकती है जिसके पास कंपनीज के स्टॉक का कम से कम 1 शेयर तो होना चाहिए। शेयर होल्डर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे सबसे पहले जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो होते हैं कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर्स, जिन्होंने कंपनी को शुरू किया था। इसके अलावा आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उन्हें पब्लिक या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। लेकिन सिर्फ प्रमोटर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ही कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होते, बल्कि इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस भी शेयर को होल्ड करते हैं। बेसिकली इंस्टीट्यूशंस बहुत ही बड़ी कंपनीज होती हैं जो अपने पैसे किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं। ये इंस्टीट्यूशंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं DIs, एक होते हैं FIs। DIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर रहते हैं और इंडिया के अंदर ही अपना बिजनेस करते हैं। जैसे LIC एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में ही अपना बिजनेस करती है। वहीं FIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये वे इंस्टीट्यूशंस हैं जो विदेशों में अपना बिजनेस करते हैं। अब जानते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट्स क्या होती हैं। गाइस, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या खराब? तो इसके लिए कंपनी से क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिक करती हैं, यानी हर 3 महीने में कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है उसको अपनी रिपोर्ट में देना होता है। इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। जैसे इस साल 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और वो अगले साल 31 मार्च को कंप्लीट होगा। इसके बीच में हर 3 महीने में कंपनी अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक करेगी, यानी कंपनी अपनी सबसे पहली रिपोर्ट पब्लिक करेगी जून में, उसके बाद सितंबर में, फिर दिसंबर में और फिर उसके बाद मार्च में। अब क्योंकि मार्च में एक पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, तो मार्च में कंपनीज की एक एनुअल रिपोर्ट भी आती है जिसमें कंपनीज अपने पूरे साल का हिसाब एक साथ देती है। कंपनी जब अपनी रिपोर्ट पब्लिक करती है तो उससे ही हमें पता चलता है कि कंपनी ने इन्फ्लेशन की वजह से इस साल बिजनेस कम किया है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अब जानते हैं डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड क्या है। जब किसी कंपनी के शेयर का प्राइस गिरने लगता है तो कहा जाता है कंपनी डाउन ट्रेंड में है, और जब कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है तो कहा जाता है कि कंपनी अप ट्रेंड में है। अब जानते हैं बेयरिश और बुलिश मार्केट क्या है। गाइस, जब पूरा शेयर मार्केट गिरने लगता है तो कहा जाता है कि बियर मार्केट शुरू हो गया है या बेयरिश मार्केट शुरू हो गया है। जैसे भालू ऊपर से नीचे की तरफ पंजा मारता है, इसी से इंस्पायर्ड होकर इन्वेस्टर्स गिरते हुए मार्केट को बेयरिश मार्केट या बियर मार्केट कहता है।
और ऐसे ही जब बुरा मार्केट तेजी से बढ़ने लगे तो उसे बुलिश मार्केट कहते हैं। जैसे बुल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सींग मारता है, वैसे ही नीचे से ऊपर चलते हुए मार्केट को बुलिश मार्केट या बुल मार्केट कहते हैं। बट अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुल है या बेयरिश। गाइस, मार्केट के ट्रेंड्स और मार्केट किस तरफ जाएगा इसको पता करने के लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 मेजर इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। अब जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर या नीचे जाते क्यों हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे ये इतने इंपॉर्टेंट होते क्यों हैं। सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं? हमने पिछली वीडियो में जाना था कंपनीज आईपीओज लाकर पब्लिक से पैसे रेज करती हैं, और इंडियन शेयर मार्केट में 2 ही प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें एक्सचेंज बोर्ड कहते हैं, जिनके थ्रू कंपनीज आईपीओज ला सकती हैं। फर्स्ट बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहे तो वो सिर्फ बीएससी या सिर्फ एनएससी या फिर दोनों पर भी ला सकती है। अगर कंपनी सिर्फ बीएससी पर ही आईपीओ लाती है तो कहा जाएगा कि कंपनी सिर्फ बीएससी पर ही लिस्टेड है, और इस तरह कंपनी सिर्फ एनएससी पर भी लिस्टेड हो सकती है। बीएससी पर अराउंड 7400 कंपनीज लिस्टेड हैं और वहीं एनएससी पर 2100 कंपनीज लिस्टेड हैं। अगर हमें ये जानना है बीएससी या एनएससी पर लिस्टेड टॉप कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, तो इसके लिए हम बीएससी या एनएससी का इंडेक्स चेक करते हैं। बीएससी के इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स, जो बीएससी पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को बताता है। और एनएससी के इंडेक्स को निफ्टी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल 50, जो एनएससी पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को बताता है। अब जानते हैं स्टॉक सेक्टर्स क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट को बहुत से सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे आईटी एक सेक्टर है, बैंक एक सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है। बेसिकली एक सेक्टर में एक पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टॉक्स आते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं फार्मा सेक्टर, तो उसमें सभी हॉस्पिटल्स और मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो सभी आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं बैंक्स, तो उसमें सभी बैंक्स आ जाती हैं। जब हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर, तो उसमें सभी कार बनाने वाली कंपनीज आ जाती हैं। अब जानते हैं 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो क्या होता है। 52 वीक्स का एक ईयर होता है, और स्टॉक मार्केट में 52 वीक्स हाई का मतलब होता है कि किसी कंपनी के शेयर का हाईएस्ट प्राइस एक साल में कितना पहुंचा है, और 52 वीक्स लो का मतलब होता है कि एक साल में उस कंपनी के शेयर का प्राइस सबसे लो कितना पहुंचा है। गाइज, सीखेंगे इंडेक्स कैसे यूज करते हैं, इंडेक्स के बेस पर हम अपने पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू करते हैं। तो चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्सव नाम का एक आदमी है, उसको अपने लड़के का एडमिशन कराना है। वो अपने शहर के बहुत से स्कूल जाता है। सबसे पहले वो एक्स पब्लिक स्कूल जाता है। उस स्कूल की प्रिंसिपल उसे बताती है लास्ट ईयर हमारे स्कूल का रिजल्ट 90% रहा है। फिर उत्सव वाई पब्लिक स्कूल जाता है। उस स्कूल का रिजल्ट लगभग 98% था। फिर उत्सव जेड पब्लिक स्कूल जाता है। उस स्कूल का रिजल्ट 99% था। तो अब आप बताओ, उत्सव को अपने लड़के का एडमिशन किस स्कूल में कराना चाहिए? नो डाउट आप सभी जेड पब्लिक स्कूल को ही प्रेफर करोगे, क्योंकि जेड पब्लिक स्कूल के ज्यादातर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब अगर हम इसे स्टॉक मार्केट से रिलेट करें तो स्कूल को हम इंडेक्स मान सकते हैं, और स्टूडेंट्स को हम इसमें लिस्टेड स्टॉक्स। गाइस, जब कोई इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो वो कैसे पता करे कि आज ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, आई मीन मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो इसके लिए ही हमें इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी मूवमेंट से हमें पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था, इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 ही इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। अब अगर सेंसेक्स ग्रीन है तो इसका मतलब है बीएससी में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज में ज्यादातर कंपनीज पॉजिटिव हैं, और ऐसे ही अगर निफ्टी ग्रीन है तो इसका मतलब है एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज में से ज्यादातर कंपनीज पॉजिटिव हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इंडेक्स बेसिकली एक तरीका है जिससे हम किसी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस को भी इससे पता लगाया जा सकता है, और इस तरह से हम ओवरऑल मार्केट का एक व्यू जान सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे सेंसेक्स और निफ्टी की हिस्ट्री और परफॉर्मेंस। सेंसेक्स, जिसको 1 जनवरी 1986 में शुरू किया गया था। जब सेंसेक्स को शुरू किया गया था तो इसका प्राइस या यूं कहें कि वैल्यू 100 रुपीज रखी गई थी, और आज की डेट तक सेंसेक्स 65,000% रिटर्न दे चुका है। निफ्टी, जिसको 22 अप्रैल 1996 को शुरू किया गया था, जब निफ्टी इंडेक्स को शुरू किया गया था तो इसकी बेस वैल्यू 1000 रुपीज रखी गई, और आज की डेट तक निफ्टी लगभग 2000% के रिटर्न दे चुका है। गाइज, एनएससी दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज भी है, यानी सबसे ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड एनएससी के ही लिस्टेड स्टॉक्स या इंडेक्स में ही किए जाते हैं। क्या जो कंपनीज एनएससी या बीएससी के इंडेक्स में आती हैं, क्या वो फंडामेंटली भी स्ट्रांग होती हैं?
गाइस, जैसा कि हम जानते हैं इन इंडेक्सेस में केवल उन्हीं कंपनीज को रखा जाता है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप अदर कंपनीज से थोड़ा ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये कंपनीज फंडामेंटली कितनी बेहतर हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है नो। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो कभी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लिस्टेड हुआ करते थे और आज वो कंपनीज या तो बैंकरप्ट हो गई हैं या फिर उनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि वो कंपनीज इन इंडाइसेस में आती ही नहीं है। और ये हमें शो करता है कि किसी कंपनी में सही से एनालाइज करके इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। अब ये इंडाइसेस क्या है? इंडाइसेस यानी बहुत सारे इंडेक्स। अगर आप कहीं सुनते हैं इंडाइसेस तो इसका मतलब है वहां पर मल्टीपल इंडेक्स की बातें हो रही हैं, क्योंकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 के अलावा भी बहुत से इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी मिड कैप 100, यानी इस इंडेक्स में टॉप 100 मिड कैप कंपनीज को शामिल किया गया है। और ऐसे बहुत से इंडेक्स होते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्टर इंडेक्स भी होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, इसमें बैंक्स को इंक्लूड किया जाता है। निफ्टी आईटी या आईटी निफ्टी, निफ्टी आईटी में आईटी सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है। निफ्टी फार्मा, इसमें फार्मा सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है। इस तरह के इंडेक्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस को शो करते हैं। गाइस, इंडेक्स को और भी बहुत से तरीकों से यूज किया जाता है। जैसे सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने पोर्टफोलियो को किसी इंडेक्स की ग्रोथ से कंपेयर करते हैं, यानी जितने भी फंड्स होते हैं उनके रिटर्न्स को इंडेक्स से कंपेयर करके देखा जाता है। अब अगर उस फंड के रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न से ज्यादा है तो उसे आउट परफॉर्म कहा जाता है, और अगर उस फंड के रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न से कम है तो उसे अंडर परफॉर्मेंस कहा जाता है। और इस तरीके से आपने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है उनकी परफॉर्मेंस को भी आप सेंसेक्स या निफ्टी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इवन आपको ये जरूर देखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा आपने जो एनालाइज करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो सही किया है या नहीं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही है? निफ्टी 50 ने पिछले 5 साल में लगभग 14.69% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं सेंसेक्स ने 14.74% के रिटर्न्स दिए हैं। अब जानेंगे बुल रन और बियर रन क्या होता है। बुल रन का मतलब होता है जब किसी स्टॉक का प्राइस कुछ महीनों या कुछ सालों तक बढ़ता रहता है तो मार्केट बुल रन है कहा जाता है। सबसे पहला बुल रन 2004 में आया था और उस टाइम इन्वेस्टर्स को इतने रिटर्न्स मिले थे कि जितने आज तक कभी नहीं मिले। और बियर रन का मतलब होता है किसी स्टॉक की प्राइस कुछ महीनों या कुछ सालों तक गिरती है तो उसे बियर रन कहा जाता है। हिस्ट्री का सबसे पहला बियर रन 1692 में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला था, जो 1694 तक चला था। और इस टाइम कंपनी के शेयर्स ऑलमोस्ट 72% गिर गए थे। और इंडिया में सेंसेक्स इंडेक्स लॉन्च होने के बाद से अब तक 12 बियर रन देखे जा चुके हैं। इसमें 1992 का बियर रन भी शामिल है। और 1992 ही वो साल था जिसमें हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम के बाद एक बहुत बड़ा बियर रन देखने को मिला था, जो 1992 से 1998 तक चला था। ये बियर रन .com बूम की वजह से टूटा था, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो जो इंटरनेट से रिलेटेड स्टॉक्स थे वो बहुत तेजी से बढ़े और पूरे मार्केट को बियर रन से बुल रन की तरफ ले गए। गाइज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर 5.5 ईयर्स में एक बियर रन आता ही है। फिर भी इन रेगुलर फेलियर्स के बावजूद सेंसेक्स ने 65,000% रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम बात करें गोल्डन पीरियड ऑफ स्टॉक मार्केट तो वो टाइम था साल 2004, क्योंकि साल 2004 से 2008 तक स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा और इन 4 सालों में मार्केट ने 250% रिटर्न्स दिए। अगर हम बात करें बिगेस्ट क्रैश ऑफ शेयर मार्केट तो ये हमें देखने को मिला था साल 2008 में। इस क्रैश को द ग्रेट रिसेशन नाम दिया गया था। ये क्रैश यूएस स्टॉक मार्केट से शुरू हुआ था और इसका असर इंडिया में भी देखने को मिला था। इंडियन स्टॉक मार्केट 60% तक गिर गया था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, कोविड 2020 में भी इतना बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिला था, जबकि ये आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कोविड में शेयर मार्केट के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो गए थे और शेयर मार्केट कितने नीचे गया था। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस को जिनको हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप इन इंडेक्सेस को जरूर से चेक करें। अब हम सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी के ही इंडेक्सेस की बात नहीं करेंगे, हम कुछ और इंडेक्सेस के बारे में भी सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले किन इंडेक्सेस को देखना चाहिए। फर्स्ट, सेंसेक्स 30, जिसमें टॉप 30 लार्ज कैप कंपनीज को इंक्लूड किया गया है। सेकंड, निफ्टी 50, इसके 2 लार्ज कैप इंडेक्स हैं। फर्स्ट निफ्टी 50, जिसमें टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है, और सेकंड है निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें निफ्टी 50 से आगे की जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है। अब जानेंगे मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टिंग से पहले किन इंडाइसेस को देखना चाहिए। मिड कैप कंपनीज में लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क होता है,
तो इसलिए इन पर बेस इंडेक्सेस को देखने में हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मिड कैप कंपनीज पर बेस इंडेक्स हैं निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 150। अब हम जानेंगे स्मॉल कैप कंपनीज के लिए कौन से इंडाइसेस यूज करते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं और स्मॉल कैप कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, इसके लिए हम निफ्टी के निफ्टी 250 इंडेक्स को देखते हैं, जिसमें 250 स्मॉल कैप कंपनीज को इंक्लूड किया गया है। गाइज, हमें अगर स्टॉक मार्केट को समझना है तो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल स्टॉक मार्केट को भी समझना होगा, क्योंकि ग्लोबली जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा, जैसा कि 2008 के द ग्रेट रिसेशन के टाइम पर भी देखने को मिला था। तो इसके लिए यूएस मार्केट का सबसे पुराना इंडेक्स डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, जिसमें यूएस स्टॉक मार्केट की टॉप 30 लार्ज कैप कंपनीज इंक्लूडेड हैं। इसको हमें जरूर से देखना चाहिए। इसके अलावा S&P 500 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जिसमें 500 टॉप कंपनीज इंक्लूडेड हैं। और ऐसे ही यूके का इंडेक्स है FTSE 100, जिसमें टॉप 100 ब्लू चिप कंपनीज इंक्लूडेड हैं। ग्लोबल मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है, तो मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले ग्लोबल इंडाइसेस को जरूर से चेक करें। गाइज, इस क्लास में हमने जाना इंडाइसेस कितने इंपॉर्टेंट हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंडाइसेस के बारे में भी जाना। और अब हम जानेंगे इंडाइसेस के बनने की प्रक्रिया। ये आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन इससे आपको स्टॉक मार्केट को समझने में और थोड़ी हेल्प मिलेगी। इंडेक्स फंड कैसे बनता है? वैसे तो इंडेक्स बनाने के कई मेथड्स हैं, बट इंडिया में जिस मेथड का यूज होता है उसे फ्री फ्लोट मेथड कहते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इस मेथड पर बेस्ड हैं। इस मेथड के इंडेक्स में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को शामिल किया जाता है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज्यादा होता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालने का तरीका है फ्री फ्लोट मार्केट कैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर। फ्री फ्लोट शेयर्स वे शेयर्स हैं जो पब्लिक के पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी XYZ को टोटल 10 करोड़ शेयर्स में डिवाइड किया गया है। XYZ कंपनी ने IPO के टाइम पर 10 करोड़ शेयर्स से 1 करोड़ शेयर्स पब्लिक कर दिए और 9 करोड़ शेयर्स अपने पास रख लिए। यहाँ पर फ्री फ्लोट शेयर्स 1 करोड़ हैं, बिकॉज यही 1 करोड़ शेयर्स ही पब्लिक के पास ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हैं। और अगर XYZ कंपनी के एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज है तो XYZ कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप होगा 1 करोड़ फ्री फ्लोट शेयर्स इंटू 10 रुपीज इक्वल 10 करोड़ रुपीज। इसी मेथड से सेंसेक्स में 30 से ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनीज को और निफ्टी में 50 से ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनीज को शामिल किया गया है। अगर इन टॉप कंपनीज के शेयर प्राइस अप या डाउन होंगे तो इससे फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी इफेक्ट होगा। यही वजह है जो निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स में चेंजेस होते रहते हैं। अब जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश के स्टॉक मार्केट इंडेक्स को उस देश की इकोनॉमी का बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि कोई भी इंडेक्स उस देश की सबसे बड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस को बताता है। इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी की परफॉर्मेंस को देखकर हम इंडिया की इकोनॉमी का हाल बता सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बढ़ता इंडेक्स इकोनॉमी ग्रोथ को बताता है और वहीं लॉन्ग टर्म में घटता इंडेक्स इकोनॉमी स्लो डाउन को बताता है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक अपने नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किए तो प्लीज पहले आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमें पता है जब हम कोई शेयर खरीदने जाते हैं तो इसका एक प्राइस होता है। अब वो प्राइस क्या है उसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बेसिकली शेयर प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर शेयर बाय और सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। अब अगर वो कंपनी अपने आप को 1 लाख भाग में बांट दे तो इस तरह कंपनी के एक हिस्से या एक शेयर का प्राइस 10 रुपए होगा। यहाँ शेयर प्राइस क्या होता है ये बताने का मेरा मोटिव था हम आर्बिट्राज को जान सके, क्योंकि हमें पता है मोस्टली सभी बड़ी कंपनीज के शेयर्स BSE और NSE दोनों पर ट्रेड होते हैं और ज्यादातर इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर एक स्टॉक की प्राइस अलग अलग देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, TCS कंपनी के एक शेयर का प्राइस NSE पर 3,390 रुपए 55 पैसे है और सेम टाइम पर TCS कंपनी के उसी शेयर का प्राइस BSE पर 3,389 रुपए 85 पैसे है। यानी दोनों एक्सचेंज पर TCS की प्राइस में लगभग 70 पैसे का अंतर है। इसी डिफरेंस को ही आर्बिट्राज कहते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक एक्सचेंज से सस्ते में बाय कर दूसरे एक्सचेंज पर महंगे में सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही स्पीड से बाय और सेल करना होगा, जो कि एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है।
तो इसको एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू किया जाता है। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में हम आगे कोर्स में जानेंगे। अब हम जानेंगे फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू को लेकर स्टॉक मार्केट में बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, बट एक्चुअल में इन्वेस्टिंग में फेस वैल्यू की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। आप चाहें तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है, फेस वैल्यू शेयर प्राइस नहीं है और ना ही फेस वैल्यू का शेयर प्राइस से कोई कनेक्शन है। फेस वैल्यू कंपनीज खुद से डिसाइड करती है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 रुपए होती है। लेकिन मैं आपसे फिर दोहराता हूँ, फेस वैल्यू का इन्वेस्टिंग में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप कंप्लीटली इसे इग्नोर कर सकते हैं। बेसिकली फेस वैल्यू का यूज कंपनी सिर्फ स्प्लिट या बोनस को कैलकुलेट करने के लिए करती हैं। अब जानते हैं ये कैसे पता करें कि कोई कंपनी छोटी है या बड़ी। कोई कंपनी कितनी बड़ी है ये हमें उस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है ये हमने पहले जाना हुआ है, जहां किसी कंपनी के एक शेयर के प्राइस को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए लिमिटेड एक कंपनी है और बी लिमिटेड एक कंपनी है। ए लिमिटेड के एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है और उसके पास कुल 1 लाख शेयर्स हैं, और वहीं बी लिमिटेड कंपनी के एक शेयर का प्राइस 50 रुपए है और उसके पास कुल 10 लाख शेयर्स हैं। तो इस केस में कौन सी कंपनी बड़ी है? अगर आप सिर्फ किसी कंपनी के शेयर प्राइस को देखकर ही ये डिसाइड कर लोगे तो आप ए लिमिटेड कंपनी को एक छोटी और बी लिमिटेड कंपनी को एक बड़ी कंपनी कहोगे। लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं किसी कंपनी के शेयर के प्राइस के कम या ज्यादा होने से कंपनी छोटी या बड़ी नहीं हो जाती। ये उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पर डिपेंड करता है, और इस केस में भी पहले हमें इन दोनों कंपनीज के मार्केट कैप को जान लेना चाहिए। यहाँ ए लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप होगा शेयर प्राइस 100 रुपीज इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज, और बी लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप होगा शेयर प्राइस 50 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 लाख इज इक्वल टू 5 करोड़ रुपीज। तो अब हम क्लियरली बता सकते हैं बी लिमिटेड कंपनी एक बड़ी कंपनी है। अब हम जानेंगे एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है। ये एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, इसे जानना क्यों जरूरी है और इसे कैसे निकालते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यू है जो बताती है कि जो मार्केट कैप किसी कंपनी का दिख रहा है वो उस कंपनी की वास्तविक कीमत नहीं है। यानी किसी कंपनी को खरीदने के लिए लगने वाली थ्योरेटिकल अमाउंट को एंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं। जब हम किसी कंपनी को खरीद लेंगे तब उस कंपनी के डेट्स हमें पे करने होंगे, और जो उस कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं यानी इन्वेस्टमेंट्स, वो अब हमारे हो जाएंगे। इस तरह किसी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं EV इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेट्स माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी XYZ लिमिटेड जिसका मार्केट कैप 1000 रुपीज, उस कंपनी पर डेट्स हैं 3000 रुपीज और कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं 2000 रुपीज। और अब कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू होगी 1000 रुपीज मार्केट कैप प्लस 3000 रुपीज डेट्स माइनस 2000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 2000 रुपीज। यानी XYZ लिमिटेड कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू 2000 रुपए होगी। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, कुछ केस में एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है। अगर आपको किसी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव में दिख रही है, ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कुछ कंपनीज दूसरी कंपनीज के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करती हैं या उन कंपनीज को खरीद लेती हैं। अगर कंपनी ने दूसरी कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो उस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव में दिख सकती है। कई बार होता क्या है, हम किसी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू चेक करते हैं तो देखते हैं ये कंपनी तो महंगी है, इसमें इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। लेकिन कई बार हो सकता है उस कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी खरीदी हो या किसी और कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा हो जिससे उसे ज्यादा रिवेन्यू आने लगे, तो इस केस में हम किसी कंपनी को गलत जज भी कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए कंसोलिडेटेड एंटरप्राइज वैल्यू चेक करें। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, एंटरप्राइज वैल्यू क्यों खास है। जानते हैं यूज ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि कोई कंपनी ओवर प्राइस तो नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू का यूज बहुत से यूजफुल रेशो निकालने में भी होता है, जैसे EV टू EBITDA। EV टू EBITDA PE रेशो से भी ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा जब आप दो एक जैसी कंपनीज को कंपेयर करोगे और उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स अलग अलग हों। एंड सेकंड, EV सेल्स रेशो। जब आप दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हो तो उनके रिलेटिव वैल्यू समझने में EV बाय सेल्स रेशो आपकी मदद करता है। EV सेल्स रेशो प्राइस टू सेल्स रेशो से भी बेहतर साबित होता है क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू कंपनीज के डेट्स को भी ध्यान में लेता है। जितना EV बाय सेल्स रेशो कम, स्टॉक उतना ज्यादा अंडर वैल्यूड। अगर आपको किसी भी कंपनी की मार्केट कैप, फेस वैल्यू या एंटरप्राइज वैल्यू जाननी है तो इसको आप ऑनलाइन इजीली चेक कर सकते हो। ये सब डेटा आपको screener.in की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और हाँ, आज का आपका होमवर्क भी यही है, आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाकर TCS कंपनी की मार्केट कैप,
फेस वैल्यू और एंटरप्राइज वैल्यू चेक करके हमें कमेंट करनी है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं।